नमस्ते भाइयों, सबको प्रणाम। आज आप लोगों के सामने शक्ति, संसार शक्ति की चर्चा करता और इंसान भी अपना शक्ति ग्रहण करने के लिए लगा रहता है। कोई राष्ट्र हो या इंसान हो, सब अपना शक्ति के पीछे लगा रहता है। वो शक्ति किसी तरह से आए। आप प्राचीन काल में भी जब देवताओं में देखे थे, जब राष्ट्रों का शक्ति बढ़ती जा रही थी, तो सब देवताओं ने माँ दुर्गा को अपना अपना शक्ति दे के एक संगठन शक्ति कर लिया था। तो आज हम आप लोगों के सामने एक शक्ति की बात करने आया हूँ कि शक्ति क्या होता है, शक्ति कितने प्रकार का होता है। इसकी चर्चा आज आप लोगों के सामने करेंगे, जो कि सभी को ज्ञान के लिए और संगठन के लिए एक बहुत आवश्यक है। शक्ति जो है वो चार प्रकार की होती है। जब भगवान ने सृष्टि को बनाया था तो उसमें इंसान बना, जानवर बना, पेड़ पौधे सब है। तो हर एक इंसान जब होता है तो इंसान की परिभाषा शक्ति कैसे होती थी कि अब जब इंसान था उसमें जो कोई बलशाली आदमी होता था, पहलवान होता था, वो सबसे शक्तिशाली माना जाता था कि भैया ये बहुत शक्तिशाली आदमी, इसके पास में बहुत ताकत है। जानवरों में भी सबसे बड़ा हाथी था, लंबा चौड़ा वजन में, तो सबसे बड़ा हाथी माना जाता था। तो सृष्टि के हिसाब से जो प्राथमिक शक्ति, जो पहला शक्ति है, वो शारीरिक शक्ति है। वो इंसान में हो, जानवर में हो, जो भी जैसा है। तो पहला जो शक्ति है वो शारीरिक शक्ति है। जो शरीर में बलिष्ठ है, दुनिया है, वो दूसरे को परास्त कर सकता है, तो उसको लोग अपना मुखिया मानते थे, दुनिया मानते थे, वही अपना समाज को चलाता था। तो एक तरह से पहला शक्ति जो है वो जो हो गया वो शारीरिक शक्ति हो गया। और दूसरा शक्ति, शारीरिक शक्ति हुआ पहला, और दूसरा शक्ति जो है वो कहते हैं जो ज्ञान की शक्ति होती है, आत्मबल, ज्ञान शक्ति। आत्मबल जो होता है वो शारीरिक शक्ति से दूसरी शक्ति जो होता है वो एक आत्म होता है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए कि मान लीजिए कितने पहलवान होता है, मोटा तागड़ा होता है और वो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है, और कितने पतले आदमी भी होते हैं, वो अगर आत्मबल उसका मजबूत होता है तो दूसरे उसको भी परास्त कर देता है। जानवर में देख लीजिए, अब जैसे हाथी जो है, सो अगर 4-5 शेर को मिला दें तो उसके एक बराबर होता है, लेकिन शेर जो है सो हाथी को परास्त कर देता है, क्योंकि उसके आत्मबल ज़्यादा होता है। इसकी एक छोटी सी घटना हम बताते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो दो लड़के जो थे सो कॉलेज से आ रहे थे, और कॉलेज से रास्ते से जब गुजर रहे थे तो वहीं पर एक सिनेमा हॉल था। सिनेमा हॉल में जब सब भारत जो था वो गुलाम था उस टाइम में, क्या हुआ था, तो दो जो अंग्रेज़ सिपाही थे, जब वो पिक्चर ख़त्म हो गया, जब सब बाहर निकलने का कोशिश किया, तो दो जो अंग्रेज़ी सिपाही था, अंग्रेज़ सिपाही, उसने क्या किया, बाहर से उसने दरवाजे बंद कर दिया। अब अंदर में जितने बच्चे थे सब कोलाहल कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, और ये दोनों दारू पी के अपना उसको तो भाई शक्ति था, उसके अंग्रेज़ के आगे कोई भारतीय बोल नहीं पाता था। तो दो जो लड़का था वो कॉलेज से जा रहा था, उसमें एक लड़का जो था वो बहुत ही बलशाली था, लंबा चौड़ा पहलवान टाइप का था। दूसरा दुबला पतला था। जब दोनों वहाँ से गुजरा तो कहा, देख भाई, ये जो अंग्रेज़ जो है सो हमारे भारतीयों को बाहर से बंद कर दिया है, और सब अंदर में त्रस्त है, सब त्राही त्राही कर रहा है, चलो इसको बचाते हैं। जो मोटा था कहते, नहीं बाबा, हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि अंग्रेज़ है, फिर हमको पकड़ के ले जाएगा। कह रहा है कुछ नहीं करेगा। जो पतला था वो गया, वो अंग्रेज़ को दारू ऐसे ही पी रखा था, तो 2 फैट लगाया उसको, और दरवाज़ा खोल कर सबको बाहर कर दिया। तो कहने का तात्पर्य कि शारीरिक शक्ति, उस मोटे को शारीरिक रूप से उससे बहुत बलशाली था, लेकिन आत्मबल उसके पास नहीं था। तो पहला शक्ति जो हो गया वो शारीरिक शक्ति हो गया, और उससे जो बड़ा हो वो आत्मबल हो गया। शारीरिक शक्ति होने के बावजूद अगर इंसान का आत्मबल नहीं रहता है तो क्या होता है, वो अपना शक्ति को सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए पहला शक्ति हो गया शारीरिक शक्ति, उसका हुआ दूसरा आत्मबल। 4 प्रकार में 2 प्रकार का हो गया। तीसरा जो शक्ति होता है वो ज्ञान का शक्ति होता है। अब देखिए, शेर जो है सो हाथी को मार देता है, लेकिन जब मनुष्य के पास जब ज्ञान होता है तो जंगल में क्या होता है, एक छोटा सा वो बना लेता है गड्ढा, उसमें क्या करता है, तो ऊपर से लकड़ी उकड़ी रख देता है, एक बकरी रख देता है, और जब शेर बकरी खाने के लिए जाता है तो उस गड्ढे में गिर जाता है। उसको 5-7-10 दिन छोड़ देता है, खाना नहीं देता है, वो पतला हो जाता है। फिर उसके बाद खाना दे के निकाल के उसको सर्कसों में उसको जिस तरह से कहता है, उस शेर भी उसी तरह से नाचता है।
सामाजिक जीवन में क्या होता है कि आज सरकार भी जो है सो ज्ञान शक्ति का एक क्राइटेरिया बना रखा है कि मान लीजिए सरकार यूपीएससी कंडक्ट करती है, यूपीएससी में सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है वो आईएफएस होता है, फिर आईएएस होता है, फिर आईपीएस होता है, फिर एलाइड में लोगों को भर्ती किया जाता है। तो एक मापदंड क्राइटेरिया है कि भाई जिसको जितना बड़ा ज्ञान है उसको उतना बड़ा पोस्ट दिया जाता है। अब आईएफएस है वो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है जो राजदूत बन के जाता है। एक आईएएस होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर होता है संभालता है। आईपीएस जो होता है वो प्रशासन संभालता है, जो पुलिस होता है। और एलाइड में जो होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड और हर तरह डिपार्टमेंट में लोगों को भी दिया जाता है। तो एक ज्ञान का शक्ति होता है। अब जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है वो कलेक्टर होता है। अब कलेक्टर होने क्या होता है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, पूरा पावर उसी के पास होता है चलाने का प्रशासन के रूप में। तो कहने का तात्पर्य जो पहला जो शक्ति हुआ वो शारीरिक हुआ, दूसरा आत्मबल हुआ, और आत्मबल से भी ज़्यादा जो शक्ति होता है वो ज्ञान का शक्ति होता है। आदमी ज्ञान के बल पे कलेक्टर बन जाता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक हो जाता है। तो तीसरा जो शक्ति हुआ वो ज्ञान शक्ति हुआ। और परम शक्ति जो है वो संसार में वो जो है वो संगठन शक्ति है। संगठन शक्ति का जो आदमी संगठित है वो सबसे बड़ा है। अब देखिए संगठन का क्या, एक उदाहरण के तौर पे अब जैसे एमपी है, एक एमपी का चुनाव जो होता है वो करीब करीब 10 लाख आबादी के अंतर्गत होता है, उसको एक लोकसभा बोलते हैं। तो उसके अंदर कम से कम जो है सो 10 लाख जनता उसको वोटिंग करता है। अब वोटिंग करने से जो बंदा जीत के आता है तो वही मंत्री होता है या जो भी होता है, तो क्या होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता है, लेकिन वो जब जीत के आता है तो कहता है 10 लाख आदमी ने उसको जीत के भेजा है। जो भी परसेंटेज वोट है वो अलग वाली बात है। तो क्या होता है कलेक्टर जो होता है वो ज्ञान शक्ति में बड़ा होने के बावजूद भी एक मंत्री जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको 10 लाख आदमियों ने उसको मतलब चुनाव भेजा, उसके प्रति शक्ति जो है सो संगठन में है। तो इसी तरह जो संसार में जो संगठन जो है, आज जाति का संगठन है, हर तरह का जो है सो अपना अपना मजहब का सब अपना संगठन है। तो जो जितना संगठन संगठित रहता है वो शक्ति ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो आप जैसे आप भारत में ही आप देख लीजिए, अभी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। क्यों इसके नाम होते हैं कि भैया पूरा राष्ट्र को जो है सो संघ चलाता है, नागपुर से चलता है। क्यों? एक संगठन है, और ये संगठन होने से हर जगह का हिंदू जो है इसमें से जुड़ा हुआ होता है। अगर एक बात पे एक चीज़ पे लोग पूरा रोड पे इकट्ठा हो जाता है। तो परम शक्ति जो है वो संगठन शक्ति है। इसीलिए आप लोगों से भी है कि आप भी कहीं ना कहीं संगठन से जुड़िए। एक परिवार में ही देख लीजिए, समाज में जो परिवार अगर एक एकत्रित होता है, उसके ज़्यादातर मेंबर होते हैं, उसका सब होता है, तो उसके समाज दूसरा डरता है। वही जब विखंडित हो जाता है तो दूसरा उस पर मतलब गलत दृष्टि से देखने लगता है। तो इसी तरह जो है सो संगठन शक्ति जो है सो सबसे परम शक्ति हुआ। तो मूल रूप में साक्षात में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शक्ति जो है वो 4 प्रकार का हुआ। शारीरिक शक्ति, उसके बाद हो गया आत्मबल दूसरा शक्ति, तीसरा हो गया ज्ञान शक्ति, और चौथा जो है संगठन शक्ति है जो परम शक्ति है। जय हिंद, जय भारत।